तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 9 जनवरी को होने वाला है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि आपसे 30 अंक में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर का ऑप्शन पंजाब और हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है एक एले समतुल्य है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक एले समतुल्य किसके बराबर होता है? 55.1 सेंटीमीटर फ्रेम फर्ट के बराबर होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है इस प्रकार से श्रीलंका के जातीय समुदाय में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर का ऑप्शन श्रीलंकाई तमिल। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 4 है यहाँ पर सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन मेघालय। इसके बाद 5वां प्रश्न है ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन शामिल नहीं है? नियोक्ता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से दिया गया है कोपरा से क्या अभिप्राय है? इस प्रकार से तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम सन 1986 इस प्रकार से इसका अभिप्राय होगा। इस प्रकार से COPRA का अभिप्राय जो होता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से इनके आंसर दिए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के आंसर देख लिए हैं। इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला खालिस्तान है संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम खालिस्तान राज्य में लागू किया गया। तो किस राज्य में लागू किया गया था? पश्चिम बंगाल में। तो पहले खालिस्तान का आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। तो आपको अच्छे से तैयार करना है। पहले खालिस्तान का आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल होगा। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है हथियारबंद आदिवासी संघर्ष खालिस्तान में समाप्त हुआ। तो कब समाप्त हुआ था? सन 1770 में जो है यह समाप्त हुआ था। किसमें? सन 1770 में। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा खालिस्तान है BMI खालिस्तान का मापक है। तो किसका मापक होता है? शरीर द्रव्यमान मापक होता है। तो किसका मापक होता है? शरीर द्रव्यमान का मापक होता है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? शरीर द्रव्यमान का मापक है। इस प्रकार से आंसर होगा। चौथा खालिस्तान है राइट टू इंफॉर्मेशन कानून भारत में खालिस्तान में लागू किया गया। तो कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर सन 2005 को। तो आप उत्तर में लिखेंगे 12 अक्टूबर सन 2005 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 अक्टूबर सन 2005 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो है 5वां खालिस्तान है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में खालिस्तान भाषाओं को रखा गया। तो कितनी भाषाओं को रखा गया था? 22 भाषाओं को रखा गया था। इसका राइट आंसर 22 होगा। इसके बाद 6वां खालिस्तान है मैग्नेराइट लोहे अयस्क में लोहांश कितने प्रतिशत होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? 70% होता है। तो 70% इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 7वां खालिस्तान है यंग यूरोप की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो कब हुई थी? सन 1834 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1834 में। तो इस प्रकार से इन सभी रिक्त स्थान और विकल्प को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर और आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी बनाइए। इस प्रकार से 2 स्तंभ दिए गए हैं खंड आ और खंड व। पहला है
जेम्स हर ग्रीव्स। तो इसका आंसर आपको द नंबर से मिलाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वेनिंग जेनी होगा। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है सिटी फोर्ट एरिया। तो इसका आंसर आपको जो है सा नंबर से मिलाना है। इल्तुतमिश से आपको मिलाना है। तीसरा दिया गया है एफो अमेरिकी। तो एफो अमेरिकी आपको आ नंबर से मिलाना है। टॉमी स्मिथ इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इसका आपको जो है फा नंबर से मिलाना है, जो कि नाइकी दिया गया है। इसके बाद पांचवा दिया गया है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। तो इसकी आपको जो सही जोड़ी है बा नंबर से मिलाना है, बांगरी मथाई। इसके बाद दिया गया है रेड हॉल। तो इसकी जो है आपको ई नंबर से मिलाना है, लंबी संकीर्ण सुरंग। तो इस प्रकार से सही जोड़ियां हो जाएंगी। इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राज़ील में। कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। दूसरा प्रश्न है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? धर्म निरपेक्ष राज्य होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म निरपेक्ष राज्य इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है सन 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का नाम लिखिए। तो इस राष्ट्रीय दल का नाम क्या होगा? तृणमूल कांग्रेस। तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तृणमूल कांग्रेस इसका राइट आंसर होगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। चौथा प्रश्न है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजन का आधार क्या है? तो इसका आंसर हम देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। इस प्रकार से जो है प्रश्न 4 का उत्तर होगा, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। पहले प्रश्न का आंसर ब्राज़ील होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। तीसरे प्रश्न का आंसर तृणमूल कांग्रेस होगा। चौथे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा कि रोजगार की शर्तें जो अधिक गतिविधि के स्वभाव उद्यमों के स्वामित्व उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। इस प्रकार से राइट आंसर होगा। इसके बाद जो पांचवा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि सन 1813 में फ्रांस से लौटते हुए नेपोलियन को किस रूप में दर्शाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसके बाद प्रश्न 6 इस प्रकार से पूछा गया है कि 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के सबसे बड़े उपनिवेशिक क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। इसके बाद 7वां प्रश्न है सन 1764 में कताई प्रक्रिया में उपयोगी मशीन कौन सी थी? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य असत्य बताइए। इस प्रकार से सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है अंडमानी टील जाति प्राकृतिक व भौगोलिक सीमाओं के सामान्य क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह कथन जो है आपका क्या हो जाएगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सरदार सरोवर बांध परियोजना से गुजरात में 173 गांव व 9490 कस्बे लाभान्वित हुए। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा? सत्य होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है ब्रिटेन में भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कार्न लॉ लागू किया। तो यह कथन भी क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई युद्ध के समान स्थिति शीत युद्ध कहलाती है। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है जन संघर्ष को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा? सत्य होगा। इसके बाद प्रश्न 6 इस प्रकार से दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 4 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। तो यह कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा। तो इस प्रकार से इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह 30 अंक में पूछे जाते हैं। कितने अंक में? 30 अंक में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 से हम आगे की प्रश्न देखने वाले हैं। विद आंसर के साथ आपको सभी प्रश्न बताए जाएंगे, जो कि 2-2 अंक, 3-3 अंक और 4-4 अंक में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से प्रश्न है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा मिट्टी पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका आंसर दिया गया, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 2 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद जो है 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ जड़ोल मिट्टी, काली या रेंगड़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आपने किसी भी प्रश्न के उत्तर को पहले से तैयार किया है तो आप उसी को केवल रिवाइज भर करें। जरूरी नहीं है कि जो आंसर हम बता रहे हैं वही आप याद करें। आप किसी जो आपने पहले से पढ़ा है या स्कूल में आपको जो भी आंसर लिखवाया है तो उसी में से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक इस प्रकार से जो 2 अंक में पूछा जाता है बागर क्या है। इस प्रकार से बागर की परिभाषा पूछी जाएगी 2 अंक में। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके 3 या 4 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आप अच्छे से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 100% गारंटी के साथ 3 अंक या 4 अंक में आपसे पूछा जाएगा जड़ोल एवं काली मिट्टी में अंतर लिखिए। तो आपको कोई भी 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यह क्वेश्चन भी 100% पूछा जाएगा। इसके अथवा में पूछा जाएगा 3 अंक या 4 अंक में कि बागर तथा खादर में मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बागर तथा खादर में आपको कोई भी 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 3 अंक या 4 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर लिखे। कोई भी आपको 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 अंक में पूछा जाता है मनुष्य के जीवित रहने के लिए पारितंत्र का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 अंक में पूछा जाता है केंद्रीय वन आयोग क्या है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है 2 अंक में या फिर यह आपसे 1 अंक में पूछा जाएगा, क्योंकि जो हर जिले के पेपर हैं अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए हम सभी जिलों के लिए यह प्रश्न बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है कि प्राकृतिक रूप से मानव के हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन 3 अंक में पूछा जाता है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 3 अंक में पूछा जाता है वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है और वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय दिए गए हैं। इस प्रकार से पहला उपाय होगा, आगे भी दिया गया है। इस प्रकार से दूसरा उपाय होगा। इस प्रकार से 6 उपाय दिए गए हैं, तो कोई भी आपको 3 या 4 उपाय आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर को केवल आपको 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है और आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको मन से लिखना है। जो भी आपने पढ़ा है तो आप मन से लिखेंगे तो आपको अंक जो है आराम से मिल जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 अंक में पूछा जाता है भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 अंक में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। इस प्रकार से आपको रबी की फसलें और खरीफ की फसलें, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशा है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 अंक में पूछा जाता है, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, खरीफ व रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन 3 अंक या 4 अंक में या 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, खरीफ व रबी की फसल में अंतर। आपको कोई भी 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी 3 अंक या 4 अंक में पूछा जाता है कि चावल तथा गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु की दशाओं की तुलना कीजिए। तो इस प्रकार से आपको केवल 2 अंतर अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इतने प्रकार से पूछा जा सकता है, 2 प्रकार से, कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए, या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से अंतर दिया गया, आपको कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है 4 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आपको इस प्रकार से एक मानचित्र दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इन स्थानों को इस मानचित्र में दर्शाइए। इस प्रकार से दिया गया है कि भारत के मानचित्र पर महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक क्षेत्र दर्शाइए, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दिए गए भारत के मानचित्र में अभ्रक तथा मैंगनीज के क्षेत्र को दर्शाइए। इस प्रकार से दिए गए हैं अजमेर, हजारीबाग, बालाघाट, सुंदरगढ़। तो इस प्रकार से आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, खाली मानचित्र आपको दिया जाएगा और आपको दर्शाने को कहा जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है कि भारत के मानचित्र पर महत्वपूर्ण परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को दर्शाइए। इस प्रकार से परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को आपको इस मानचित्र पर दर्शाने को कहा जाएगा, जैसे राजीगंज, कोरबा, विजयपुर और सोनीपत। इस प्रकार से इस मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो आपको इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद जो है 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोलेट एक्ट क्या था। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, रोलेट एक्ट क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। यह क्वेश्चन 4 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा। इस प्रकार से आंसर दिया गया आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद और आगे दिया गया है, और इसके बाद आप यहाँ से लेकर आप इसको यहाँ तक अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यह क्वेश्चन भी जो है 4 अंक में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको टिप्पणी लिखने को कहा जाएगा। 3 अंक या 4 अंक में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। यह क्वेश्चन भी 4 अंक में पूछा जाता है। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अभिप्राय है, इसके कार्यक्रम एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार से आंसर दिया गया। सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से इसको आपको 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में विविध सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारत में कैसे सामूहिक अपनेपन के भाव को विकसित किया, स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन भी जो है 4 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो
इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो कि 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन लॉ क्या था, इस प्रकार से आंसर दिया गया। इसको भी आपको पढ़ लेना है कि विदेश में भारतीय उद्यमियों के नाम बताइए, इस प्रकार से उत्तर दिया गया, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 अंक में पूछा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी अर्थात मित्र राष्ट्र कौन से थे, इस प्रकार से आंसर दिया गया। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इसको भी आपको तैयार करना, छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 अंक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इसको भी आपको तैयार करना है, आयात शुल्क से क्या आशा है, इस प्रकार से आंसर दिया गया। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 अंक में पूछा जाता है, जावर कौन थे, इस प्रकार से आंसर दिया गया। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशा है। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि 2-2 अंक में पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेद जी भोये कौन थे, इस प्रकार से आंसर दिया गया। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1840 के दशक के बाद रोजगार के साधनों के बढ़ने का क्या कारण था, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, 2 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 3 अंक या 4 अंक में पूछा जाएगा, एकात्मक शासन के दोष बताइए, इस प्रकार से आंसर दिया गया। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, संघीय शासन व्यवस्था क्या थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4 अंक में पूछा जाता है, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए, इस प्रकार से विशेषताएं दी गई हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4 अंक में पूछा जाता है, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर टिप्पणी लिखिए, या फिर अथवा में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ें। इसके बाद जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, इसके अथवा में पूछा गया है, राजनीतिक दल से क्या आशा है। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं लिखी। यह क्वेश्चन 3 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको कोई भी 3 या 4 विशेषताएं अच्छे से तैयार करना है, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है, क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से इस अंतर को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2-2 अंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक का एक एक उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोसंरचना किसे कहते हैं। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र क्या है, इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करें। वस्तु विनिमय क्या है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, और मुद्रा क्या है, इसको भी आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है, या फिर चेक क्या है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 100% पूछा जाएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में कि एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से कम आप 50 या 60 अंक आप आराम से ला सकते हो। तो इस प्रकार से दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।